हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। हम सभी जानते हैं आने वाली जनरेशन्स के लिए क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। क्लाइमेट चेंज को लेकर समय समय पर कंट्रीज़, लीडर्स इंटरनेशनल फोरम्स पर कमिटमेंट करते हैं, मगर कई बार ये देखा गया है कि ग्राउंड रियलिटी उन कमिटमेंट से बहुत अलग होती है। फ्रेंड्स, हाल ही में एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स आया है, जहाँ पर इंडिया की रैंक जो पिछले साल 168 थी उससे गिरकर डेड लास्ट 180 हो गई है। ये इंडेक्स काफ़ी चर्चा में रहा हाल ही में। इंडियन गवर्नमेंट ने इस इंडेक्स को लेकर कुछ सवाल भी उठाए हैं। तो आज हम इस इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। हम समझेंगे कि आखिरकार इस इंडेक्स ने किस तरीके से रिपोर्ट बनाई है, इंडिया क्यों लास्ट पोजीशन पर है, यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने इस इंडेक्स को लेकर क्या कहा, हम इस बारे में भी बात करेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में। आइए सबसे पहले बात करते हैं एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने मिलकर रिलीज़ किया है। यहाँ पर 180 कंट्रीज़ के लिए ये इंडेक्स निकाला गया है। इस इंडेक्स में टॉप रैंकिंग मिली है डेनमार्क को, सेकंड नंबर पे यूनाइटेड किंगडम, थर्ड पे फिनलैंड, फोर्थ पे माल्टा, फिफ्थ पर स्वीडन है। और अगर हम बॉटम 5 कंट्री की बात करें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और इंडिया, ये हैं बॉटम 5 कंट्रीज़। ये इंडेक्स हमको बताता है कि क्या स्टेट है इस वक्त सस्टेनेबिलिटी की। यहाँ पर ये इंडेक्स इसलिए बनाया जाता है ताकि हम प्रॉब्लम्स को स्पॉट कर सकें, अपने टारगेट्स को सेट कर सकें, क्या प्रेजेंट ट्रेंड चल रहा है, रुझान चल रहा है, उसको पहचान सकें। यहाँ पर हम हमारी आउटकम्स को समझ सकें, हम आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या बेस्ट पॉलिसी प्रैक्टिस हो सकती है हमारे लिए। ये इंडेक्स उस तरफ भी इशारा करता है। यहाँ पर डाटा और फैक्ट बेस्ड एनालिसिस होता है जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को भी हेल्प करता है, जिससे वो अपनी पॉलिसी एजेंडा को रिफाइन कर सकें, कम्युनिकेशन कर सकें स्टेक होल्डर्स के साथ, एनवायरमेंटल इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमाइज कर सकें। और यहाँ पर एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स हमको हेल्प करता है, जिसके तहत हम यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल कर सकें और वर्ल्ड कम्युनिटी एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ सके। यहाँ पर जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर रैंकिंग आती है वो ये बताती है कि किस तरह से कंट्रीज़ एनवायरमेंटल चैलेंजेस को फेस कर रही है, एड्रेस कर रही है अपनी कंट्री के लेवल पर। यहाँ पर जो एग्रीगेट स्कोर आता है, जो डाटा आता है, वो बताता है कि किस सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस है, किस सेक्टर में ख़राब परफॉर्मेंस है, जिसके तहत फिर आप कैटेगरी बना सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं और उसको इम्प्रूव करने के लिए अपने एफर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली ये पर्पस होता है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स का। आइए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि आखिरकार इंडिया ने इस इंडेक्स को लेकर क्या कहा और यहाँ पर किस बात को लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शंस खड़े किए हैं। यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने जो येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने मिलकर एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाला है, उसकी मेथडोलॉजी पर सवाल उठाए हैं। यहाँ पर यह बोला गया है कि इस इंडेक्स की जो मेथडोलॉजी है उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स के साथ। यहाँ पर एथिकल इश्यूज़ को इग्नोर किया गया है। यहाँ पर जो लिटरेचर है क्लाइमेट इक्विटी को लेकर उसको भी इग्नोर किया गया है। और यहाँ पर जो ब्रॉडली एक्सेप्टेड पॉलिटिक्स है एनवायरनमेंट को लेकर, उसके हिसाब से भी ये इंडेक्स इनकंसिस्टेंट है। यहाँ पर हमारी एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि इस इंडेक्स के अंदर जिस तरह से रैंक निकाली गई है उसके अंदर जो इंडिकेटर्स हैं उनको एक्स्ट्रापोलेट किया गया है, यानी कि उनको बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। और यहाँ पर ये रिपोर्ट अनुमानों पर आधारित है और अनसाइंटिफिक मेथड के तहत इस रिपोर्ट को बनाया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर जो मेथड अपनाया गया है उस पर सवाल उठाए गए हैं। तो आइए फ्रेंड्स समझते हैं कि ये रिपोर्ट तैयार कैसे होती है, क्या है यहाँ पर मेथडोलॉजी। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर 3 पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है क्लाइमेट चेंज, दूसरा है एनवायरमेंटल हेल्थ, तीसरा है इकोसिस्टम वाइटलिटी। इन 3 पॉलिसी ऑब्जेक्टिव को अलग अलग वेट दिया गया है, जिसके बाद ओवरऑल स्कोर निकलता है। क्लाइमेट चेंज को यहाँ पर 38% वेट दिया गया है, एनवायरमेंटल हेल्थ को 20%, इकोसिस्टम वाइटलिटी को 42%। इन तीनों पॉलिसी ऑब्जेक्टिव को फिर से डिवाइड किया जाता है 11 इशू कैटेगरीज में। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के अंदर एक ही इशू है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। एनवायरमेंटल हेल्थ के अंदर 4 इशू कवर होते हैं, वाटर मैनेजमेंट, हैवी मेटल, सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, एयर क्वालिटी। इकोसिस्टम वाइटलिटी के अंदर 6 इशू कवर होते हैं,
बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटाट, इकोसिस्टम सर्विसेज, फिशरीज, एसिड रेन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज। तो इस तरह से ये 11 इशू बनते हैं। इन 11 इशू को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है, जिसके बाद हमको 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स मिलते हैं। इन इंडिकेटर्स के आधार पर पूरा डाटा इकट्ठा किया जाता है, उनको फिर सेग्रीगेट किया जाता है, इन इशूज़ के अंदर उनको डाला जाता है और फाइनली फिर रिपोर्ट तैयार होती है। यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने ये ओपिनियन दिया है कि इंडेक्स के अंदर कुछ इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को देखना एक मल्टी डायमेंशनल और कॉम्प्लेक्स टास्क है, इसलिए यहाँ पर ये इंडेक्स सही तरह से काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर किस इशू को कितना मेजर करना चाहिए, कितना काउंट करना चाहिए, कितनी उसकी इम्पोर्टेंस है इंडिकेटर्स के लिए, इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर सवाल उठाए गए हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि आर्सेनिक को वाटर पॉल्यूशन में EPI कंसिडर नहीं करता है मगर लेड को करता है। तो बेसिकली यहाँ पर एक इंडिकेटर को मिस कर दिया गया है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है क्लाइमेट चेंज को लेकर। यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने ये बोला है कि क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है और क्लाइमेट चेंज इस बात पर डिपेंड करता है कि कितनी ग्रीन हाउस गैसेज इकट्ठा हो गई हैं ओवर द टाइम, और उसको कम करने के लिए किस कंट्री ने कितना काम किया है, इसको नापना, इसको मेजर करना बहुत डिफ़िकल्ट है। और दूसरी तरफ जब हम एयर क्वालिटी को मेजर करते हैं तो वो पर डे बेसिस पर चेंज होती रहती है, क्योंकि वहाँ पर हम एब्सोल्यूट नंबर देखते हैं एयर पॉल्यूशन का, एमिशन का। तो यहाँ पर हम एयर क्वालिटी को डायरेक्टली इक्वेट नहीं कर सकते क्लाइमेट चेंज से। ये बात यहाँ पर एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स ने उठाई है। इस इंडेक्स के अंदर क्लाइमेट चेंज को 38% वेट दिया गया और यहाँ पर सिर्फ 10 साल का डाटा ही कंसिडर करा गया है। और पिछले 10 साल में अगर देखा जाए तो स्वाभाविक सी बात है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है तो इसलिए उसके एमिशन रेट बढ़ेंगे। और दूसरी तरफ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने इन 10 सालों के अंदर अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज की है, वो रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने लगे हैं। इंडिया ने भी इस दिशा में कदम उठाए हैं, मगर उनका रिजल्ट अभी रिफ्लेक्ट होने में समय लगेगा। इस बात को यहाँ पर इंडिया ने उठाया है। यहाँ पर इस बात को भी याद रखना चाहिए कि इंडिया का जो एनर्जी यूज़ है, इंडिया का जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है, वो लगभग 10 गुना कम है US के मुकाबले। तो यहाँ पर ये बात समझना चाहिए कि इंडिया जब पहले से ही इतनी कम एनर्जी यूज़ कर रहा है, इतना कम कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर रहा है, तो यहाँ पर USA के लिए ज़्यादा आसान है अपने एमिशन को कम करना, क्योंकि वो एक अधिक मात्रा में एनर्जी को यूज़ कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट कर रहा है। इसलिए यहाँ पर इंडियन एक्सपर्ट्स ने बोला कि एमिशन इंटेंसिटी को और एमिशन पर कैपिटा को ज़्यादा वेट देना चाहिए था दूसरे इंडिकेटर्स के मुकाबले, जिसके बाद शायद हमको एक ट्रू पिक्चर मिलती क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो फ्रेंड्स, ये कुछ सीरियस क्वेश्चंस थे जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को लेकर उठाए गए। मगर यहाँ पर रैंक इंडिया की कुछ भी हो, वर्ल्ड के लिए क्लाइमेट चेंज एक रियल इशू है। यहाँ पर हमको क्लाइमेट चेंज को लेकर एक ईमानदार, ऑनेस्ट कन्वर्सेशन की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर हम इस बात को नकार नहीं सकते कि इंडिया का जो लोकल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी गिरा हुआ है, खासकर जब हम बात करते हैं एयर, वाटर और फॉरेस्ट की। इंडिया में एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब है, जिसकी वजह से हम देखते हैं एयर पॉल्यूशन सेकेंड लार्जेस्ट रिस्क फैक्टर है पब्लिक हेल्थ का इंडिया में। इसी के साथ अगर हम वर्ल्ड की 30 सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटीज़ की बात करें तो उनमें से 21 सिटीज़ इंडिया को बिलोंग करती हैं। ये बताता है कि पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है इंडिया के लिए। इसी के साथ इंडिया ओशियन प्लास्टिक पॉल्यूशन में भी टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है, इंडोनेशिया, USA, ब्राज़ील और थाईलैंड के साथ। इंडिया के रिवर्स और लेक्स में भी काफ़ी पोल्यूशन देखा जाता है। यहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल भी काफ़ी डिक्लाइन हो रहा है। यहाँ पर कुछ समय पहले स्टेट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी, जहाँ पर बताया गया कि ट्री कवर बढ़ा है, मगर ट्री कवर बढ़ने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ है, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्टिविटी गिरी है और यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है फॉरेस्ट की और ग्रासलैंड की, वो भी काफ़ी गिरी है। इंडिया में आपको हर बड़े शहर के आसपास सॉलिड वेस्ट के बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलेंगे और पेस्टिसाइड से होने वाला कंटेमिनेशन वाटर में, सॉइल में आज भी जारी है। इसलिए यहाँ पर हमको इस बात पर फोकस करना ज़रूरी है कि इंडेक्स कुछ भी हो, हमको जो ग्राउंड रियलिटी है उसको भी एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। यहाँ पर जब तक इंडिया इन सब मुद्दों पर मिलकर काम नहीं करेगा एक सोसाइटी की तरह, एक नेशन की तरह, तब तक क्लाइमेट चेंज को लेकर जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं होने वाली हैं।
और फ्रेंड्स, एंड में हमको ये बात याद रखना चाहिए, ये जो क्लाइमेट चेंज की फाइट है, यहाँ पर हम प्लैनेट अर्थ को सेव नहीं करेंगे बल्कि ह्यूमैनिटी को सेव करेंगे। यहाँ पर हमको स्लोगन सेव ह्यूमैनिटी होना चाहिए, ना कि सेव प्लैनेट अर्थ। तो इस बात को फोकस करते हुए ही हमको क्लाइमेट चेंज की लड़ाई को लड़ना है। आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।